हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। स्पेशली हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने उसके एटॉमिक रेडियस के बारे में समझ लिया था कि डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक रेडियस किस प्रकार से होगा, और उसके डेंसिटी के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। रीजन बिहाइंड इट मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कौन से प्रकार के होते हैं। मेनली ये जो तत्व होते हैं वो एक्चुअल में मेटल होते हैं। कैसे होते हैं? मेटल मतलब धातु होते हैं। ठीक है, अब धातु होने का मतलब इनके पास धातुओं जैसा क्या होगा, कैरेक्टर भी होगा, लक्षण भी होगा। तो उसी लक्षण की बात करने जा रहे हैं। अब कई ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके पास मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, दैट मीन्स अच्छा खासा मेटालिक कैरेक्टर दिखा रहे होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मेटालिक कैरेक्टर डिफाइन कैसे करते हैं। मतलब मिली, जैसे मैंने जस्ट बोला कि कई सारे एलिमेंट होंगे जो बहुत अच्छा खासा मेटालिक कैरेक्टर दिखा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अच्छा खासा नहीं दिखा रहे होंगे। तो हम कैसे बोलेंगे कि भाई इसके पास मेटालिक कैरेक्टर है, किस बेसिस पे मैंने बोल दिया कि इसके पास मेटालिक कैरेक्टर है, पहले वो देखूंगा। और क्या ऐसा होगा तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा है, क्या ऐसा होगा कि कम है, ये मैं बोल पाऊँगा। ठीक है, तो इन सब बारे में बात करनी है हमको आज के टॉपिक में। ठीक है, एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ सीरियस मेटल है, कुछ नॉन सीरियस मेटल है, मतलब कॉमेडियन है मेटल के। तो आखिर क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, मिली मेटल हम किनको कहेंगे, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो सभी लोगों के माइंड में ये समझ में आ रहा होगा कि मेटल मतलब सर उनको हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, है ना। मेटल वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। मेटल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनर, या इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकता हूँ मैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है कौन? मेटल यानी धातु। अब मैं अगर कहानी को आगे बढ़ाऊं, यानी मेटल मतलब धातु, और धातु मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो कहानी को यदि मैं आगे बढ़ाऊं, सीरियस वे में लेके चलूं, ठीक है, तो अगर ये डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट करने का मतलब ये हमेशा अपने ऊपर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे। सपोज कर ले रहा हूँ कि ये मान लेता हूँ कि ये कोई मेटल का एक एटम है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल है और उसका एक एटम है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो 100% इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी कि ये पूरा का पूरा जो है मेटल, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज बचेगा, दैट मीन्स इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूम रहे होंगे, हाँ या ना। तो मेटल यही तो है, इसी को मेटल बोलते हैं। मेटल मतलब सीधा सीधा जिसके इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, बाहर, उसके एटम के अंदर नहीं है। ठीक है, फ्री है बेचारे। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो मेनली जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से तो बनता नहीं है। हम तो सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं। हमने जो मेटल लिया है उस मेटल का एक एटम लिया है। जब कोई भी एलिमेंट बहुत सारे सेम टाइप के मेटल से एटम से मिलकर बना होता है, एक एटम की बात करें तो एक एटम कुछ ऐसा होगा कि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर घूम रहा होगा। लेकिन हम पूरे एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में तो बहुत सारे क्या आएंगे, एटम आएंगे ना। तो बहुत सारे एटम होंगे, ऐसे होंगे। अब थोड़ा समझेंगे तो कहानी में मज़ा आएगा। ठीक है, अब ये सब के सब एटम है एक एलिमेंट के। अब इन एटम की बात करें तो मेनली हर एटम के ऊपर कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, और इसके इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकले होंगे, हाँ या ना, निकले होंगे। तो ये प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर, ये प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर। सबका मैंने पहले इलेक्ट्रॉन ही बाहर कर लिया क्योंकि मेटल के एटम है ये। हो गए बाहर। अब अगर ये बाहर हो गए तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या स्थिति बन रही है। इधर प्लस, इधर माइनस, दो चार्जेस पैदा हो गए मेटल के अंदर, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। और अगर प्लस और माइनस आ रहा है, प्लस और माइनस क्या हो रहा है, आ रहा है, तो एक बात सीधी सीधी समझिए यार कि प्लस और माइनस यानी दो चार्जेस हैं, और दो चार्जेस कभी भी एक जगह पे इकट्ठा होंगे तो 100% उनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स तो लगेगा ना। कौन सा फोर्स पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉर्मली जब ये न्यूट्रल था तो अंदर लग रहा था, अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो भी तो लग रहा है। किसके किसके बीच में, तो मेटल के एटम के थ्रू, किसके थ्रू, सॉरी, मेटल के एटम तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और ऐसे रखे रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब देखिए ध्यान से, तो एक कॉम्बिनेशन मतलब एक जाल बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, ये इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है ना, फिर ऐसे ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ऐसे चल रही होंगी चीज़ें, समझ में आ रहा है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी कई और के साथ होगा, हाँ या ना, ऐसे ऐसे कहानी चल रही होगी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक जाल बन रहा है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर में ये सब के सब क्या है, आपस में कनेक्टेड नजर आ रहा है, हाँ या ना। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन ने फोर्स लगा के, देखिए फोर्स मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें किसकी, एक क्या बोलते हैं एलिमेंट की अंदर की प्रॉपर्टी की, या किसी की भी बात, क्या हुआ, सॉरी अमर्स, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट आ गया है, और अर्जेंट पड़ जाएगा तो जानते हैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अर्जेंसी ख़त्म करने के लिए। तो मेनली हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट हो गया, पूरा जाल बन गया। देखिए जाल, जाल, ठीक है, ये जाल बन गया। अब इस जाल को जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। समझ में आया। तो आखिर मेटल किसको बोलेंगे, जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। समझ में आया। और ये मेटालिक बॉन्ड बना कैसे, बना कैसे, तो सर एक्चुअल में कैटायन और एनोयन, दैट मीन्स एक मेटल का मतलब सॉरी एक मेटल का एटम था, और इस एटम के साथ किसका कॉम्बिनेशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का। इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, क्या पैदा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या पैदा कर दिया, एक बॉन्ड। आई बात समझ में, ये फोर्स ही तो बॉन्ड होता है। व्हाट इज मीन्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड मतलब फोर्स, समझ में आ रहा है। और ये फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बना देता है, मेटालिक बॉन्ड। तो एक मेटल के अंदर बॉन्ड किसके कारण होता है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला होता तो ये बॉन्ड नहीं बनता, समझ में आ रहा है। तो अगर मेटल के अंदर की बात करो तो मेटल उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से उसके सभी एटम के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। अब जिसके मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर मेटालिक बॉन्ड बहुत तगड़ा है, इसका मतलब उसके पास मेटालिक कैरेक्टर बहुत तगड़ा है, यानी वो सीरियस वाला मेटल है। समझ में आ नहीं आया, यहाँ से हम लेके चलेंगे। मतलब जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा, जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा, उसका मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा, और मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर बहुत तगड़ा। समझ में आ रहा है, यानी सीरियस वाला मेटल है। और जिसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमज़ोर, दैट मीन्स मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर, दैट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर कमज़ोर, यानी वो कॉमेडियन है मेटल का। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। और इसका अगर हम मतलब डिफाइन करें तो क्या होता है, के Q1 मतलब यहाँ पे प्लस वाला है तो प्लस लिख दिया, इंटू इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, अपन पूरे के नीचे बीच में जो डिस्टेंस है उसको लिख दिया। ठीक है, ये होता है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर है। अब एक सेकंड के लिए ऐसा एज्यूम करो कि मैं इसको हटा दिया, सभी इलेक्ट्रॉनों को निकाल के बाहर फेंक दिया, झाड़ू लिया, झाड़ू से पूरे इलेक्ट्रॉन को साफ। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव वाला। और अब क्या होगा देखना ध्यान से, अभी जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या किया हुआ था, इनको एकदम आपस में जकड़ के रखा था, एक जाल बना के रखा था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है, सॉरी जब मैं एटम मतलब मेनली पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो नेचर बनता है फोर्स का, वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव मतलब एक और खींच के रखे रहता है, समझ आ रहा है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन था तो ये क्या कर रहा था, और ये जो मेटल आयन था वो क्या कर रहा था, एक्चुअल में खींच के था, मतलब आपस में कॉम्बाइंड था, एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, तो एक दूसरे के पास रह रहे थे, समझ आ रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन सबको पास में ऐसे जकड़ के रखा हुआ था, ठीक, जकड़ के रखा था, क्योंकि यहाँ पे नेचर कैसा था, नेचर यहाँ पे था अट्रैक्टिव, है ना, अट्रैक्शन का नेचर था। लेकिन मैंने क्या बताया अभी जस्ट, झाड़ू लिया, सब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब सिर्फ क्या बचेंगे, पॉजिटिव। कोने में देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। ये कहता है कि दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में लगेगा ही लगेगा, तो ये चार्जेस तो है ना, लेकिन नेचर इस बार क्या हो गया, चेंज। पहले इलेक्ट्रॉन और क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज था तो उनके बीच में जो लग रहा था अट्रैक्शन का नेचर था। अब देखो क्या होंगे, ये तो एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहेंगे, है कि नहीं है, ये तो दोनों के, ये सभी के सभी एक दूसरे से क्या भागेंगे, दूर। समझ में आ रहा है ना, तो ये दूर भागेंगे, और दूर भागने का मतलब ये मेटल क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा, सभी के सभी एटम्स क्या हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा मेटल ही खत्म।
समझ में आ नहीं है? तो जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया आपने, यानी जो ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ही दिक्कत पैदा होने लगेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका नेचर रिपल्सन वाला बनते जाएगा। यहाँ पे रिपल्सन कैसा है, सॉरी नेचर कैसा है, रिपल्सन का। रिपल्सन होने का मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, क्रैश कर जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे। समझ में आ रही नहीं आ रहा है? अब यहाँ से दोनों बातों को समझ करो। इलेक्ट्रॉन है जाल बना के रखा हुआ, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन का नेचर रहेगा, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन का नेचर रहेगा, उतना ही ज़्यादा मतलब वो मेटालिक बॉन्ड तगड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है? यानी जितना ज़्यादा खींच के रखेंगे उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड का कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हाँ या ना? तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं कि जो इस एटम के अंदर है, एटम के बाहर वाले, है कि नहीं है? बाहर वाले करेक्ट कर रहे हैं ना? अब बाहर वाले मतलब ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब पेयर बना लिए तो जोड़े में चले गए, वो तो एक साथ रहेंगे। जो अकेले हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वही ना आके बाहर आएंगे। बाहर कौन आएगा? जो अकेले रहेगा। हाँ है ना? जोड़े में जो रहेगा बाहर आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ नहीं है? तो हमें ये देखना होगा कि मेनली अगर हम इस पूरी बात को समझाएं तो देखिए, अट्रैक्शन का नेचर तब बढ़ेगा जब मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, सॉरी अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। और अट्रैक्शन बढ़ेगा कब? अट्रैक्शन बढ़ेगा कब? जब मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर रहेंगे, और बाहर की ओर रहने का मतलब बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जितना एक एटम के अंदर, सॉरी एक एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे जितने ज़्यादा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। उतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। आया समझ में? और उतना ही मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, एक बात। दूसरी बात और कि सपोज कर लो, ठीक है समझ लिया, ये तो अभी एक पैराग्राफ आपने समझ लिया, खत्म कर। दूसरे पैराग्राफ में ये ठीक है, सब कुछ है अपने पास, लेकिन ये जो एटम है कौन सा, ये जो एटम आप देख पा रहे हो जो पॉजिटिव चार्ज लिए बैठा है, ये बहुत बड़े बड़े एटम है ना? अब इनके ऊपर जो चार्जिंग, मतलब ये जो क्या लगता है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आयन है तो इसके जस्ट यहाँ से लगता है चार्ज, फोर्स लगता है। मेनली जो फोर्स होता है वो एक्चुअल में न्यूक्लियस से लगाया जाता है। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि एक्चुअल में टोटल जो प्लस चार्ज होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस पे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर। सपोज कर लो एक छोटा सा एटम है, छोटकू सा एटम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, मान लेता हूँ आर होगी, R1 मान लेता हूँ, R1 है। अब यहाँ पे एटम बड़ा कर दिया तो डिस्टेंस क्या हो गई, बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी, सीधी सीधी बात है, R2 बड़ा है R1 से। और ध्यान देना, जब भी यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंडीशन में जब हम दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होते जाएगा, कमजोर होगा। समझ में आ रहा है? यानी ये जो अट्रैक्शन का नेचर है, यानी अट्रैक्शन फोर्स जो है वो अपना क्या होते लगेगा, कम। तो यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है कि देखो यार, ये जो अट्रैक्शन का नेचर है वो एक चीज़ पे और डिपेंड कर रहा है, वो है मेटल की साइज पे, यानी इस एटम की साइज पे। एटम की साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही रेडियस क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और रेडियस बढ़ेगा तो इसका मतलब ये जो फोर्स है वो क्या हो रहा होगा, कमजोर हो रहा होगा। यानी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कमजोर होगी कि नहीं होगी, यानी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगी, उतना ही मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा होगा, कमजोर हो रहा होगा। क्या बात समझ में आ गई? मैंने दो बातें आपको क्लियर समझा दी, ठीक है। अब उसको लिखने का समय आ चुका है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, समझ में आ गया है ना? इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, वही इलेक्ट्रॉन एक जाल बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बीच में चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज और यहाँ से जब निकलेगा तो प्लस चार्ज, तो माइनस प्लस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो कंबाइंड रहते हैं। मैंने भी जस्ट बता दिया कि पूरे में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा पूरा का पूरा मेटल। क्यों होगा क्रैश, समझ में आया कि नहीं आया? दूर दूर भागने लगेंगे, क्योंकि वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पहले चिपकाने का काम कर रहा था, दूर भगाने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो जितनी भी बातें मैंने बोली हैं वो लिखने का समय आ चुका है, तो मैं लिखूं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो भी हम जस्ट लोग देखे हैं कि एक्चुअल में डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स पे, है ना? अट्रैक्शन फोर्स between cation एंड इलेक्ट्रॉन। ये तो पहली चीज़ हो गई, है ना? अब समझते जाइएगा, यानी मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनफाइनाइट बन गया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन। कैटायन मतलब
ये सिंबल याद रखिएगा, ठीक है, सिंपल। अब ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के, है ना। मैं उल्टा चल रहा हूँ लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक। और इसको भी हटाओ यार, इससे पहले आप समझ लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा, चलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हटा दो, फ्री इलेक्ट्रॉन लिख लो, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे ना, जो बाहर निकले होते हैं, घुमक्कड़ जो होते हैं, घर छोड़ के बाहर जो है, वही तो क्या जाल तैयार कर रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फ्री इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, है ना। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर आएगा। मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तब यहाँ से कनेक्ट कर लो, मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, और उतना ही ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर। क्लियर है, गुड। तो इस तरीके से हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। तो यानी ले देखिए कहानी हमारी कहाँ उलझ गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। मैंने अभी जस्ट बोला, जो मैंने बोला है वो मैं लिख देता हूँ, तो यही लिखना था मुझे, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ये तो एक टर्म हो गई, दूसरा टर्म हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक्चुअल में इनवर्स प्रोपोर्शनल भी होती है, यानी इसी को लेके आओ, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल लेके आओ अपॉन क्या, साइज ऑफ एटम, यस और नो। साइज ऑफ एटम की इनवर्स प्रोपोर्शनल चल रहा होगा, जितना ज़्यादा एटम की साइज बड़ी होती जाएगी उतना ज़्यादा रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। यानी साइज ऑफ एटम पकड़ो, साइज ऑफ एटम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, रेडियस के, यस और नो। और रेडियस क्या होता है आप सबको पता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। समझ में नहीं आया, तो ये कहानी अलग चल रही होगी और ये कहानी अलग, ठीक है। हमारी कहानी में अगर हमको पढ़ना है पूरा मेटालिक कैरेक्टर, तो हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर कितने हैं, है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पकड़ा जाए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे तो सब 1 सेकंड के अंदर गेम खत्म। इसको साइड में रखो, यहाँ से तुमको समझ में आ रहा है कि साइज बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर घट रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। और साइज बढ़ कैसे रही होगी, तो सेल जब बड़ा हो रहा होगा, आया ना। तो जब हम नीचे जाएंगे, नीचे समझ में आ रहा है ना, जब हम पीरियड मतलब टॉप से बॉटम की ओर जाएंगे, चौथे से 5वें 6वें 7वें तक जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या हो रहे हैं, पीरियड को कम कर रहे हैं, सॉरी बढ़ा रहे हैं। पीरियड बढ़ेगा तो इसका मतलब एक एक सेल ऐड होता जाएगा, तो रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बढ़ने से एटम की साइज बड़ी होगी, एटम की साइज बड़ी होगी तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो ये भी लिख सकता हूँ मैं, टॉप टू बॉटम क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी, मेटालिक बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, कमज़ोर होगा। क्लियर है, आया ना, इसमें कोई दुविधा नहीं। तो ये तो यहीं से ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे जब हम रो में चलेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी चलेगी, ये टॉप से बॉटम है साइज वाली कहानी। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली कहानी हम कहाँ पे रखेंगे, रो टू सॉरी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट देखते हैं, तो मेरे लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। जैसे कैसे देखिएगा, मेरे पास है स्कैंडियम, फिर क्या है टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, फिर कोबाल्ट, निकिल और कॉपर और जिंक, ठीक है। इसका एक एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30 होगा। अब हम बात करेंगे इनके किसकी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हमको देखना, आउटर मोस्ट सेल में, अंदर वाले तो सब पेयर्ड ही होंगे, समझ में आया। तो आउटर मोस्ट सेल उठाएंगे हम लोग, तो हमको 4s वाली कहानी पता है ना, 4s 3d, इसमें यही आएगा। तो मेनली 3d को पकड़ो, तो इसमें d में कितना होगा 1, यहाँ पे d में कितना होगा 2 होगा, यहाँ पे d में 3, यहाँ पे d में 4 होता है 5, 4 होना चाहिए लेकिन है 5, यहाँ पे d में कितना होगा 5 ही होगा, है ना। देखो D3, D5, D5, फिर क्या हो जाएगा D6, D7,
D8 D9, मतलब यहाँ पे 10 हो जाता है, आया ना, और यहाँ पे D10 होता है। चलो समझना ध्यान से, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मेनली यार देखो ऑर्बिटल बनाओगे 1 2 1 2 3 4 5, सबसे पहले केवल एक बनेगा यहाँ पे, इस वाले में जाओगे, इस वाले में जाओगे तो फिर 2 हो जाएंगे, आया ना, और दोनों क्या हैं, अनपेयर्ड हैं। यहाँ पे देखोगे तो तीसरा आएगा, तीनों अनपेयर्ड होंगे, यहाँ पे भी पांचों अनपेयर्ड होंगे, आया ना, यहाँ भी अनपेयर्ड होंगे, यहाँ से एक पेयर्ड हो जाएगा, बाकी 4 क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे फिर 2 दिख रहा है, वैसे यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख लो 6 का मतलब देखो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड है, इन 6 था तो यहाँ पे 1 भर जाएगा, तो इसका मतलब अनपेयर्ड कितने मिलेंगे, 4। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे ना, एक फिर यहाँ पे भर जाएगा, है ना, तो 3 अनपेयर्ड बचेंगे। यहाँ पे देखोगे तो कितने, यहाँ पे अब 2 अनपेयर्ड बचेंगे, यहाँ पे आओगे तो एक भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा, सब भर जाएंगे, है ना, यहाँ पे भी सब भर जाएंगे। समझ में आ नहीं आया। तो अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालूं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा ध्यान से देख सकते हो क्या कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, और यहाँ पे कितने 5, फिर 5 होंगे, यहाँ पे फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 0, फिर 0। समझ में आ रहा है। तो पहले क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, रुक गया, फिर घट गया, आया ना, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे चलेगा, जगह है क्या कहीं, यहाँ पे है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो मेनली आप यहाँ पे क्या लिख दो, मेनली नंबर लिखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे एलिमेंट्स पर रख देना। तुम लोग खुद करोगे भाई, ग्राफ बनाने में माहिर हो चुके होंगे आप लोग, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख दोगे तो ऐसे कुछ बनेगा, पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आ जाएगा। क्लियर है, ये आप बनाओगे तो ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, आया ना। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, कहाँ तक, यहाँ तक, आया ना। यहाँ से फिर जब इधर जाऊँगा तो फिर क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, आया ना। यानी यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि क्या होने लग रहा है, मतलब यहाँ से आगे की ओर, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, इधर से आगे की ओर घट रही होगी, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रही होगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो इधर से इधर जब जाऊँगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होने लगेगा, कमज़ोर। क्योंकि देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगेगी, जिससे अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेगा, जिससे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगा और मेटालिक करेक्टर भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, ठीक है। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गई होगी, आया ना। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज समय थोड़ा सा कम है तो इसलिए हम लोग यहीं पे डन करेंगे, लेकिन यही सेम चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट भी यहीं से देख लेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम आगे की ओर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एमर्स।